अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपना उस्ताद। जैसा कि हमने टेंथ क्लास का फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 1 थर्मल फ़िज़िक्स जो है उसको स्टार्ट किया हुआ है। आज हमारे पास है लेक्चर नंबर 6। डियर स्टूडेंट्स, ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर हमने हीट हीट कैपेसिटी हीट कैपेसिटी फॉर सॉलिड्स, हीट कैपेसिटी फॉर लिक्विड्स, हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर एंड एप्लीकेशंस ऑफ वाटर्स, इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर, और इसी के साथ साथ हमने जो कूलिंग सिस्टम जो है ऑटोमोबाइल्स के अंदर उसमें कैसे वाटर इस्तेमाल होता है, वो तमाम के तमाम टॉपिक्स को हमने इसी लेक्चर में कवर किया है। ये लेक्चर थोड़ा सा लेंथी होने वाला है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर हमने हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ किया है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे अटैम्प्ट करना है, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ जो है वो इस लेक्चर के अंदर हमने जो है ना वो कवर की है। सबसे पहले हम अपने डिस्कशन को डायरेक्ट हीट कैपेसिटी से स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमारी सब्जेक्ट हमारी बुक के अंदर डायरेक्ट हीट कैपेसिटी से स्टार्ट होता है सब ये जो टॉपिक है। लेकिन हम सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे बेसिकली हमारे पास जो हीट एनर्जी है, द टर्म हीट एनर्जी, इसका क्या मतलब होता है। फिर हम देखेंगे हाउ इट इज़ रिलेटेड विद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, कि कैसे हमारे पास जो हीट है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के साथ रिलेट करती है। और इसी के साथ हम देखेंगे वाई अ मेटल हीट्स अप मोर इजीली या मोर अर्ली देन अ वुड, कि हमारे पास कैसे जो एक मेटल है वो एक तो जल्दी गर्म हो जाती है और जो है ना वो एज़ कम्पेयर टू वुड यानी अदर सब्सटेंस की निस्बत हमारे पास जो मेटल है वो जल्दी गर्म हो जाती है। इसी के साथ हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को भी देखेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट हीट एनर्जी एक्चुअली इज़। हीट एनर्जी के डेफिनेशन में सबसे पहले याद रखिएगा, हीट एनर्जी द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज हीट एनर्जी। हीट एनर्जी क्या है? ये वो कम से कम एनर्जी या ये वो एनर्जी है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सब्सटेंस है। इनिशियली ये सब्सटेंस जिस टेम्परेचर पर है वो टेम्परेचर टी नॉट है, सपोज कर लेते हैं वो हमारे पास 20 डिग्री सेल्सियस है, और मैं चाहता हूँ कि इस सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज हो जाए, चाहे 1 डिग्री सेल्सियस हो चाहे 2 डिग्री सेल्सियस हो, जितना टेम्परेचर इसका चेंज करवाना है उसके लिए हमें इसको जितनी हीट एनर्जी देना पड़ेगी, जितनी एनर्जी हमें इसको प्रोवाइड करना पड़ेगी एज ए हीट, वो हमारे पास क्या कहलाएगी? हीट एनर्जी कहलाएगी। तो हीट एनर्जी क्या है? वो एनर्जी जो हमें चाहिए होती है किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर को चेंज करने के लिए। अब ये डिपेंड किस चीज़ पे कर रही होती है? डिपेंडेंस की तरफ हम अगर हम जाएं तो डिपेंडेंस याद रखिएगा, जो एनर्जी है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू हीट अ मटेरियल डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स। किसी भी मटेरियल को हीट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो मेनली 3 फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही होती है। सबसे पहले मैस ऑफ द सब्सटेंस। मैस ऑफ द सब्सटेंस से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल आप डेली लाइफ में भी आपने देखा होगा कि अगर हम एक छोटे से बर्तन में पानी को गर्म करते हैं तो वो जल्दी गर्म हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अगर हम उस बड़े बर्तन के अंदर ज़्यादा सारे पानी को जो है ना वो गर्म करें। तो इसका मतलब ये हुआ कि अमाउंट यहाँ पे ज़्यादा हो गई है। जहाँ पे अमाउंट ज़्यादा हो गई है वहाँ पे हमें एनर्जी भी ज़्यादा सप्लाई करना पड़ेगी ताकि वो सब्सटेंस जो है वो इजीली क्या हो जाए? हीट हो जाए। तो यहाँ से एक चीज़ तो हमें पता चली, जो हीट एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मैस के। मैस ऑफ द सब्सटेंस, जितना ज़्यादा मैस होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी उस सब्सटेंस को हीट करने के लिए। सेकंड जो चीज़ हमें चाहिए दैट इज़ चेंज इन टेम्परेचर। अब देखें, अगर हमारे पास मास छोटा सा है लेकिन हम टेम्परेचर का चेंज ज़्यादा नहीं क्रिएट कर रहे, अगर हमने पहले 20 था बाद में 21 कर दिया, तो इसके कितनी ही हीट एनर्जी जो है ना वो हमारे पास वो सब्सटेंस एब्जॉर्ब करेगा टेम्परेचर चेंज करने के लिए। सो इट मीन जितना ज़्यादा हम टेम्परेचर का चेंज लाएंगे उतनी ज़्यादा हमारे पास जो एनर्जी है, हीट एनर्जी है, वो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट फाइनल ये हमारे पास क्या है? नेचर ऑफ द मटेरियल। अब डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं वो कुछ मटेरियल जो होते हैं वो जल्दी गर्म हो जाते हैं, कुछ मटेरियल्स होते हैं वो जो है ना वो जल्दी गर्म नहीं होते, उनकी हीट कैपेसिटी जो है वो कम होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर की बात करें, वाटर और अल्कोहल की बात करते हैं, तो वाटर जो है ये जल्दी हीट नहीं होते, इनकी जो हीट कैपेसिटी है वो 4200 जूल पर केजी पर केल्विन है। जबकि जो हमारे पास सैंड है, रेत है, सॉइल है, मट्टी है, वो 810 किलो 800 जूल पर केजी
और पर केल्विन मींस वो जल्दी हमारे पास जो है ना हीट हो जाती है एज़ कम्पेयर टू वाटर। तो इसका मतलब डिफरेंट मटेरियल्स हैं तो उनकी जो हीट कैपेसिटी होगी वो भी क्या होगी हमारे पास डिफरेंट, और हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी भी उनकी क्या होगी, डिफरेंट होगी। ओके, एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें, वेन एवर वी हीट अप सब्सटेंस, याद रखिएगा जब भी हम किसी भी सब्सटेंस को हीट करते हैं, इट्स मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब्स हीट। तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं जब भी किसी भी सब्सटेंस को हीट किया जाता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने देखा कि हम इस सब्सटेंस को हीट कर रहे हैं, तो सब्सटेंस जब हीट होता है ना तो ज़ाहिर बात है उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये हीट एनर्जी सबसे पहले मॉलिक्यूल्स के पास जाती है, वो मॉलिक्यूल्स इस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। जब वो एब्जॉर्ब करते हैं तो एब्जॉर्ब करने के बाद एंड वाइब्रेट्स एट लार्ज एम्पलीट्यूड्स, और ज़्यादा दूर दूर एम्पलीट्यूड्स के ऊपर क्या करना शुरू कर देते हैं, वाइब्रेट्स करना शुरू कर देते हैं विद हायर काइनेटिक एनर्जी। ज़ाहिर बात है पहले वो आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहे थे, स्लोली मूव कर रहे थे, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कम थी। जब वो ज़्यादा एम्पलीट्यूड पे मूव करना शुरू कर देंगे, ग्रेटर वेलोसिटी मींस ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। ये भी याद रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर होगी जब हमारे पास वेलोसिटी का स्क्वायर ग्रेटर होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जब ज़्यादा एम्पलीट्यूड पे वाइब्रेट करेंगे तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ड्यू टू विच द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस चेंजेस। अब यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका है कि सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज कैसे होता है। सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर है, जब भी हम सब्सटेंस को हीट करते हैं उस सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और ज़्यादा एम्पलीट्यूड्स पे वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, जिससे उनकी काइनेटिक एनर्जीज बढ़ जाती है। और प्रीवियसली डिस्कशन के अंदर हम कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाएं प्लेलिस्ट में मौजूद 10th क्लास की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे लेक्चर 1 से स्टार्ट करें। वहाँ पे हमने टेम्परेचर को बड़े अच्छे तरीके से डिफाइन किया था कि टेम्परेचर एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, दैट्स वाई हमारे पास जो सब्सटेंस का टेम्परेचर है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सम सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब्स हीट मोर इजीली देन अदर्स। अब कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो आसानी से एनर्जी को जज़ब कर लेते हैं, दूसरे जो हैं वो नहीं करते। क्यों? बिकॉज ऑफ द इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। अब ज़ाहिर बात है हर मॉलिक्यूल की नेचर डिफरेंट होती है। जब मॉलिक्यूल्स की नेचर डिफरेंट होगी तो उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, जब स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा तो उनके बिटवीन प्रेजेंट इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की नेचर भी डिफरेंट होगी। कहीं पे वो वीक होंगी जिससे वो जल्दी हीट एब्जॉर्ब कर लेंगे, जल्दी ब्रेक डाउन हो जाएंगे, और कहीं पे वो हमारे पास क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। सो इट मीन्स नेचर ऑफ द मटेरियल डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, कि वो स्ट्रॉन्गर हैं या वो वीकर हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देते हैं कि कैसे कोई सब्सटेंस जल्दी हीट हो जाता है और कोई सब्सटेंस जल्दी हीट नहीं होता। एग्जाम्पल में हमारे पास है हीटिंग 1 kg ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। अगर हम 1 किलो वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं, रिक्वायर्स मोर एनर्जी, इसके लिए हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए देन हीटिंग 1 kg ऑफ अल्कोहल बाय द सेम अमाउंट। अगर हम देखो फॉर एग्जांपल, अब हमने दो हमारे पास सिस्टम्स हैं, ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम में हमने 1 kg जो है वो वाटर ले लिया, और इस सिस्टम में हमने 1 kg जो है वो क्या ले लिए, अल्कोहल ले लिए। अब हम दोनों को हीट करना शुरू कर देते हैं, दोनों का टेम्परेचर हमने चेंज करना है 1 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर भी 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करना है, इसका टेम्परेचर भी 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करना है। तो हमने क्या देखा, ये भी 1 kg है, ये भी 1 kg है, इसका टेम्परेचर भी 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करना है, इसका टेम्परेचर भी 1 kg जो है ना वो चेंज करना है, लेकिन ज़्यादा हीट वाटर ले रहा है, वाटर ज़्यादा हीट ले रहा है सेम टेम्परेचर, सेम अमाउंट में टेम्परेचर चेंज होने के लिए, लेकिन अल्कोहल जल्दी चेंज हो रही है। इसकी वजह क्या है, इनके प्रेजेंट बिटवीन मॉलिक्यूलर फोर्सेस, कि वाटर के अंदर वो थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, जिसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कहते हैं, और अल्कोहल के केस में वो वीक होती हैं। याद रखिएगा ये जो हमारे पास हीट एनर्जी है इसको हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, प्रीवियसली भी हम डिस्कस कर चुके हैं और ये बात भी हम पढ़ चुके हैं, क्यू पॉजिटिव कब होगा, क्यू नेगेटिव कब होगा, जाएँ लेक्चर नंबर 1 में जाके सारी चीज़ें देखें। अब ये मैथमेटिकल रिलेशन है, मैथमेटिकल रिलेशन क्या, क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। अब ये क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी क्या है, ये प्रीवियसली मैं आपको बता चुका हूँ। देखें यहाँ पे हमने देखा था Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M एंड Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। अगर यहाँ से हम प्रोपोर्शनलिटी साइन ख़त्म करें तो Q बराबर आएगा M C डेल्टा टी के, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी साइन ख़त्म करते हैं तो हमें क्या चाहिए, एक अदद कांस्टेंट चाहिए। अब यहाँ पे हमने किस कांस्टेंट को लिया, कांस्टेंट C। अब C क्या है, अब हम C की तरफ जाएंगे। अब ये C क्या है, तो याद रखिएगा वेयर यहाँ पे Q क्या है, वो हीट एनर्जी है जो हम सब्सटेंस को दे रहे हैं।
एम क्या है, मैस ऑफ द सब्सटेंस, कितना हमने मैस लिया, कम लिया, ज़्यादा लिया, ठीक है। और डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी वो चेंज इन टेम्परेचर है, ठीक है, जो हीट एनर्जी देने की वजह से आया। और सी क्या, सी इज़ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जो कि हमारी बुक का टॉपिक था, ठीक है। तो अब हम ओरिजिनली अपने टॉपिक की तरफ आ रहे हैं कि बेसिकली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है। लेकिन अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो स्टार्ट आपने जो है ना वो हीट एनर्जी से ही लेना है, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने के बाद ही जो है ना आपने इस चीज़ की तरफ आना है, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं होगी तब तक हम जो है ना वो किसी भी टॉपिक को थ्रूली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। ओके, व्हाट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज़, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक्चुअली में है क्या। डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, पीछे हमने देखा था किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज करने के लिए हमने ये नहीं देखा था कि उसका मैस कितना होना चाहिए, हमने ये नहीं देखा था टेम्परेचर कितना चेंज करना चाहिए। स्पेसिफिक का मतलब होता है चीज़ों को मखसूस कर देना, चीज़ों को क्या कर देना, चीज़ों को मखसूस कर देना। अब हमने मखसूस क्या कर दिया, हमने कह दिया भाई कोई भी सब्सटेंस नहीं, वो सब्सटेंस जिसका मास 1 किलो, कोई भी टेम्परेचर चेंज नहीं, टेम्परेचर वो या तो 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज आए या तो फिर 1 केल्विन का चेंज आए। टेम्परेचर भी फिक्स कर दिया, मैस भी फिक्स कर दिया। इस फिक्स मैस और फिक्स टेम्परेचर को चेंज करने के लिए, इतना टेम्परेचर चेंज करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसको हम नाम देते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी नीडेड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg, देखें यहाँ पे मैस फिक्स हो गया ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, टेम्परेचर भी फिक्स हो गया, इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और ये हर सब्सटेंस की अपनी होती है, ये बात याद रखिएगा। इसका मैथमेटिकल रिलेशन देखें तो मैथमेटिकल रिलेशन ये हमारे पास कैसे आया, पीछे हमने पढ़ चुके हैं कि Q इज़ इक्वल टू एम सी डेल्टा टी होता है। यहाँ से अगर हम C को सेपरेट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो C इक्वल आ जाएगा Q बाय एम डेल्टा टी। तो यहाँ से हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला निकल के आता है, जो कि हमारे पास किसके बराबर होता है, एनर्जी ओवर मैस मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट हमारे पास क्या होता है, सो द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज़ जूल पर केजी पर केल्विन। अब ये आता है कैसे, फॉर्मूला हमारे सामने, एनर्जी का यूनिट जूल होता है, मैस का यूनिट केजी होता है और टेम्परेचर का यूनिट केल्विन होता है। रीअरेंज करेंगे तो जूल पर केजी और पर केल्विन, यहाँ से ये हमारे पास जो है ना वो फाइनल रिजल्ट निकल के आता है। डिपेंडेंस की अगर हम बात करें कि हमारे पास जो हीट कैपेसिटी है ये बेसिकली डिपेंड किस पे कर रही होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिपेंड किस पे कर रही होती है, ये नेचर ऑफ द सब्सटेंस पे डिपेंड कर रही है मेनली। ये नेचर ऑफ द सब्सटेंस पे डिपेंड कर रही होती है, अल्कोहल के लिए और होगी, वुड के लिए और होगी, वाटर के लिए और होगी। सो इट मीन्स हर सब्सटेंस के लिए जो है ना वो डिफरेंट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी। नाउ वी सी वाई मेटल हीट्स अप क्विकली देन द वुड। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो है ना, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको साथ साथ नोट करते जाएं, याद करते जाएं। अगर आपको शुरू से लेकर अब तक जितने भी लेक्चर्स हम कवर कर चुके हैं उनके लेक्चर नोट्स चाहिए अथेंटिक, जो कि बने हुए जो हम स्लाइड्स में यूज़ करें, आप कमेंट्स में हमसे रब्ता करें, ठीक है। वहाँ पे आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, फिर हम आपको जो है नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। ओके, वाई मेटल हीट्स अप क्विकली देन द वुड। जो हमारे पास मेटल है वो जल्दी हीट क्यों हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू वुड। याद रखिएगा, मेटल हीट्स अप क्विकली ड्यू टू इट्स लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मेटल्स के केस में जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो लो होती है। क्यों, क्योंकि हमने ये चीज़ अंडरस्टैंड की हुई है, क्योंकि जो मेटल्स होते हैं ना उनका, उनके दरमियान जो बॉन्डिंग होती है डैट इज़ मेटेलिक बॉन्डिंग। उनके पास जो एटम्स होते हैं उनके दरमियान इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रिप मौजूद नहीं होती, उनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जो है ना वो वीक होती हैं एज़ कम्पेयर टू वुड। वुड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, हर चीज़ जो है ना वो स्ट्रॉन्गली एक दूसरे के साथ बाउंडेड होती है, लेकिन मेटल्स के केस में ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर सकते हैं, दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड कंडक्ट हीट, वाइल वुड स्टेज नॉर्मल बिकॉज ऑफ इट्स हायर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सिंपल सा आंसर है कि मेटल जल्दी हीट इस वजह से होती है क्योंकि उनकी हीट कैपेसिटी लो है, वुड जल्दी हीट नहीं होती क्योंकि उनकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा है। सिंपल क्वेश्चन का आंसर क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स, कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स से क्या मुराद है।
द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड इज हीट एनर्जी नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ अ सॉलिड। सिंपल वही हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में चेंज कर दिया कि हमने सब्सटेंस की जगह पे किसका नाम इंट्रोड्यूस कर दिया, सॉलिड का, कि किसी भी सॉलिड मटेरियल का जो कि 1 kg है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन चेंज करने के लिए जितनी हीट एनर्जी चाहिए वो हमारे पास क्या कहलाती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स कहलाती है। याद रखिएगा द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी विल डिसाइड, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बेसिकली करती क्या, डिसाइड करती है हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर, कितनी एनर्जी चाहिए किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर को चेंज करने के लिए। सो इसका मतलब जिसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा होगी उसके लिए ज़्यादा हीट एनर्जी रिक्वायर होगी उसका टेम्परेचर चेंज करने के लिए। हेयर वी हैव, यहाँ पे हमारे पास अब दो सिनेरियोज हैं। हमारे पास दो तरह के मटेरियल्स हैं, एक वो मटेरियल्स जिनकी वैल्यू ऑफ हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, सो मटेरियल विद हाई वैल्यू ऑफ हीट कैपेसिटी। याद रखिएगा दिस टाइप ऑफ मटेरियल्स रिक्वायर मोर हीट टू इंक्रीज देयर टेम्परेचर। इस तरह के मटेरियल जो होते हैं ना ये जल्दी हीट नहीं होते, क्यों, क्योंकि इनकी वैल्यू ऑफ हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल के लिए हमने देखा वुड और रबर वगैरह, वुड और रबर जो है ये जल्दी हीट अप नहीं होते क्योंकि इनकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है। अब इनकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से, मतलब जल्दी हीट ना होने की वजह से, हम इनको यूज़ कहाँ पे करते हैं, मटेरियल्स आर यूज्ड फॉर थर्मल इंसुलेशन। हम इनको थर्मल इंसुलेशन के तौर पर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने घर में देखा होगा कि माएँ बहनें खाना पकाती हैं तो वो जो खाना पकाने के लिए चम्मच वगैरह इस्तेमाल होता है तो उनका जो जहाँ से वो पकड़ती हैं हैंडल वो लकड़ी का बना होता है। दैट्स वाई, क्योंकि वो इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, क्योंकि वो जल्दी हीट नहीं होते। नेक्स्ट हम उन मटेरियल्स को देखते हैं जिनकी जो हीट कैपेसिटी है वो लो होती है। दिस टाइप ऑफ मटेरियल्स हीट्स अप एंड कूल डाउन क्विकली। इस तरह के जो मटेरियल्स होते हैं एक तो ये जल्दी गर्म हो जाते हैं, दूसरा ये जल्दी ठंडे हो जाते हैं। इनके एग्जाम्पल में हम देखते हैं स्टील और कॉपर है। यानी स्टील और कॉपर ऐसे मटेरियल्स हैं जिनकी हीट कैपेसिटी लो है और ये जल्दी हीट और कूल डाउन हो जाते हैं। इनके इसी बिहेवियर की वजह से दिस टाइप ऑफ मटेरियल्स आर यूज टू मेड कुकिंग आइटम्स लाइक केटल्स। इनको हम कुकिंग आइटम्स में भी यूज़ करते हैं और इनको हम हीट इंजन्स के अंदर भी यूज़ करते हैं। सो ये हमारे पास जो है ना वो मटीरियल और सॉलिड्स के केस में हमने जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उसको देखा। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट हम देखते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड्स। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड्स क्या है, सिंपल, जहाँ पे हमने सॉलिड्स का वर्ड यूज़ किया था अब हम वहाँ पे सिर्फ लिक्विड्स का वर्ड यूज़ कर देंगे, डेफिनेशन तैयार हो जाएगी, रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड इज हीट एनर्जी नीडेड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ अ लिक्विड बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। वही डेफिनेशन है जो हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं सॉलिड के केस में और लिक्विड के केस में, कि एक लिक्विड अगर हम उसको 1 kg करते हैं तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो हमारे पास कहलाती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड्स। इसकी हम एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। सो डिफरेंट लिक्विड्स हैव डिफरेंट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज़। याद रखिएगा हर लिक्विड की अपनी हीट कैपेसिटी होती है। अब ऐसा क्यों होता है, हर लिक्विड की अपनी कैपेसिटी क्यों होती है, बेस्ड ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जिसको हम देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर कौन डिफाइन करता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सो इट मीन्स हमारे पास जो लिक्विड्स के केस में है उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा तो हमारे पास जो हीट कैपेसिटी है वो भी डिफरेंट हो जाएगी। एबिलिटी टू स्टोर हीट, अब कुछ मटेरियल्स होते हैं वो हीट को जल्दी स्टोर कर लेते हैं, कुछ मटेरियल्स होते हैं जो हीट को जल्दी स्टोर नहीं करते। सो ये दो बेसिक एस्पेक्ट्स हैं जिसकी बेस के ऊपर लिक्विड्स की जो हीट कैपेसिटी है वो डिफर हो जाती है, यानी डिफरेंट हो जाती है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिक्विड, अभी तक हमने जितने भी लिक्विड्स देखे उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो लिक्विड है डेट इज़ वाटर। इस केस के अंदर वाटर है विच हैज़ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। मीन्स हमारे पास वाटर वाहिद ऐसा लिक्विड है जिसकी सबसे ज़्यादा हीट कैपेसिटी है 4200 जूल पर केजी पर केल्विन, इतनी ज़्यादा हीट कैपेसिटी है। दिस मीन्स, इसका मतलब क्या, इतनी ज़्यादा हीट कैपेसिटी होने का मतलब क्या है, दिस मीन्स वाटर कैन absorb एंड स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विद ओनली अ स्मॉल टेम्परेचर चेंज या स्मॉल टेम्परेचर इंक्रीज। थोड़ा सा भी टेम्परेचर चेंज करोगे ना लिक्विड का तो उससे, लिक्विड कौन सा, वाटर, थोड़ा सा भी टेम्परेचर चेंज करेंगे ना हम वाटर का तो वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब भी कर लेगा और हमारे पास स्टोर भी कर लेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं वाटर के इसी बिहेवियर की वजह से वाटर को कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है। यूजेस ऑफ वाटर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्यू टू इट्स यूनिक प्रॉपर्टी।
अब याद रखिएगा लिक्विड में सबसे ज़्यादा हीट कैपेसिटी वाटर की है, इसी वजह से वाटर दूसरे लिक्विड से यूनिक है। इसकी इसी यूनिकनेस होने की वजह से वाटर इज़ वाइडली यूज्ड, वाटर को ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है कूलिंग सिस्टम में, हीटिंग सिस्टम में और नेचुरल टेम्परेचर स्टेबलाइज़र के अंदर। ये तीनों पॉइंट्स जो हैं इनको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कूलिंग सिस्टम में वाटर को कैसे इस्तेमाल किया जाता है एज ए ऑटोमोबाइल इंजन, और जो नेचुरल टेम्परेचर स्टेबलाइज़र है इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, और हीटिंग सिस्टम्स के अंदर भी हम जो है ना इसको देखेंगे। बाकी जो लिक्विड्स हैं, अदर लिक्विड्स सच एज अल्कोहल एंड मर्करी हैव लोअर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज़। उनकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज़ होती हैं वो कम होती हैं, मीनिंग दे हीट अप एंड कूल डाउन मोर क्विकली दैन द वाटर। उनकी जो हीट कैपेसिटी होती है वो कम होती है अल्कोहल और मर्करी की, जिसकी वजह से वो जल्दी कूल डाउन भी हो जाते हैं और जल्दी हीट अप भी हो जाते हैं वाटर के कंपैरिजन में। Now we discuss the effects of large heat capacity of water, that why water is so important in cooling system. अब वाटर जो है उसकी लार्ज हीट कैपेसिटी है, इसी लार्ज हीट कैपेसिटी होने की वजह से वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं इसके हमारे पास क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं। ओके जी, इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इफ़ेक्ट्स ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, याद रखिएगा, दैट इज़ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। सबसे पहला यूज़ जिसके लिए हम वाटर को यूज़ करते हैं, वाटर मॉडरेट्स द क्लाइमेट ऑफ कोस्टल एरियाज। मॉडरेट्स मींस वाटर जो है वो मतलब ऐसे कोस्टल एरियाज उनको कहते हैं जहाँ पे समुंदर और ज़मीन जो है ना वो मिली हो। फॉर एग्जांपल कराची में अगर आप देखें तो समुंदर है, समुंदर के साथ लैंड माइंस है, तो लैंड माइंस कह रहा हूँ, लैंड ज़मीन वगैरह है। तो कोस्टल एरियाज़ उनको कहते हैं जहाँ पे समुंदर जो है वो आके हो, समुंदर के किनारे जो आबादी बसी होती है ना उसको कोस्टल एरियाज़ कहते हैं। ओके, लार्ज वाटर बॉडीज़, बहुत बड़ी वाटर बॉडीज़ जहाँ बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी होता है, सच एज ओशन, सीज एंड लेक्स एब्जॉर्ब हीट ड्यूरिंग द डे एंड रिलीजेज इट स्लोली एट नाइट। ये जो समुंदर होते हैं, ये जो दरिया होते हैं, नदियाँ होती हैं, ये क्या करती हैं, ये सुबह के वक्त हीट को एब्जॉर्ब करती हैं क्योंकि सूरज आ रहा होता है, हीट एब्जॉर्ब हो रही होती है, और इसको आहिस्ता आहिस्ता रात के वक्त क्या करते हैं, खारिज करते हैं ड्यूरिंग द डे। अब सुबह के वक्त क्या होता है, ड्यूरिंग द डे सुबह के वक्त क्या होता है, द सन हीट्स बोथ द लैंड एंड द वाटर। सुबह के वक्त ज़मीन भी गर्म हो रही होती है और समुंदर भी गर्म हो रहा होता है। एज वाटर हैज़ हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देन द लैंड, क्योंकि पानी की हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लैंड। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास जो है ना वो लैंड है, और ये हमारे पास जो है ना, ये हम समुंदर बना लेते हैं, ये हमारे पास समुंदर है। अब सुबह के वक़्त सूरज जो है वो दोनों के लिए इक्वली होगा, लेकिन अब चूँकि रेत है ना उसकी, ये जो सॉइल है, मिट्टी है, इसकी हीट कैपेसिटी कम होती है, लिहाजा ये जल्दी हीट हो जाता है। सो ये हीट जल्दी हो जाता है, और ये हमारे पास क्या होता है, स्लो होता है। ये स्लो होता है और ये फास्ट होता है। सुबह के वक्त की बात हो रही है। द सन हीट्स बोथ द लैंड एंड द वाटर, ये दोनों को जो है ना वो गर्म कर देता है। एज वाटर हैज़ हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दैन द लैंड, सो इट्स टेम्परेचर राइजेज स्लोली। अब इसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से ये स्लोली हीट अप हो रहा होता है, लेकिन जो रेत है वो जल्दी हो जाती है। हैंस लैंड हीट्स अप मच फास्टर दैन दी वाटर। तो वाटर के कंपैरिजन में जो लैंड है, ज़मीन है, वो जल्दी गर्म हो जाती है। ड्यूरिंग द नाइट, अब रात के वक्त क्या होता है, लैंड लूजेज हीट क्विकली एंड बिकम्स कूल। अब रात के वक्त जो ज़मीन होती है वो जल्दी, चूँकि जल्दी ये गर्म हुआ था तो जल्दी ये कूल भी हो जाएगा। वाटर रिलीजेज द हीट, वाटर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी को रिलीज़ करना शुरू कर देता है। इट स्टोर ड्यूरिंग द डे स्लोली, जो उसने सुबह के वक्त एनर्जी को स्टोर किया था उसको वो रिलीज़ करना शुरू कर देता है स्लोली स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता से। दिस कीप नियर बाई कोस्टल एरियाज वार्मर एट नाइट, जिसकी वजह से रात के वक्त भी जो इस तरह के मकामात होते हैं वो गर्म होते हैं। क्यों? क्योंकि सुबह के वक्त वहाँ की ज़मीन गर्म होती है, और रात के वक्त जो सूरज की वजह से जो समुंदर ने हीट एब्जॉर्व की होती है, समुंदर उसको आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो फिर भी जो है ना वो गर्म ही रहते हैं। अब इनका रिजल्ट्स क्या है, इसका ओवर दी वेदर क्लाइमेट पर क्या हमारे पास जो है ना वो असर पड़ता है। सो कोस्टल एरियाज़ पर भी देखेंगे और लैंड एरियाज़ पर भी देखेंगे। तो कोस्टल एरियाज़ में क्या होता है, कोस्टल रीजन एक्सपीरियंस कूलर समर, उनकी जो सर गर्मियाँ होती हैं वो ठंडी हो जाती हैं, ठीक है। वार्मर विंटर्स,
जो मतलब कि सर्दियाँ होती हैं, सर्दियों में वहाँ के इलाके जो होते हैं ना वो गर्म होना शुरू हो जाते हैं, मतलब नेचुरल प्रोसेस होता है। लेस एक्सट्रीम सीजनल जो है ना उनको टेम्परेचर, मतलब लेस एक्सट्रीम किस्म के जो सीजनल टेम्परेचर में चेंज होता है वो इतनी ज़्यादा ख़ास अमाउंट में जो है ना उसको अफेक्ट नहीं करता। अगर इसी की कंपैरिजन में इन कंट्रास्ट हम इनलैंड एरियाज़ की तरफ देखें, इनलैंड एरियाज़ मतलब जहाँ इस ये भी इलाका ज़मीन ही है, लैंड ही है और इसके साथ कोई समुंदर नहीं बल्कि उसके साथ भी लैंड है, तो लैंड के लैंड इसको कहते हैं इनलैंड एरियाज़। तो इनलैंड एरियाज़ क्या होता है, सुबह के वक्त दोनों बहुत ज़्यादा हीट अप होते हैं, दोनों बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। ठीक है, दोनों की जो है ना वो हॉटर डेज़ देखें, हॉटर डेज़ में बहुत ज़्यादा गर्म होता है, कूलर नाइट्स में ठंडे हो जाते हैं। क्यों जल्दी ठंडे हो जाते हैं, तो फिर अब वो साथ पानी है नहीं जिसकी वजह से वो गर्म हो। लार्जर सीजनल टेम्परेचर चेंज जिसकी वजह से इनको लार्ज सीजनल टेम्परेचर चेंज देखने को मिलता है। यहाँ पे अब हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, हियर वी हैव अ क्वेश्चन दैट व्हाई डज सोल हीट अप फास्ट। जो सॉइल हमारे पास मट्टी है वो जल्दी गर्म क्यों हो जाती है? सिंपल सा आंसर है, 2 लाइनों का, यही आपने पेपर में लिखना है, पूछा जाएगा, लाजमी पूछा जाएगा कि सॉइल मन यानी जो मिट्टी है वो जल्दी गर्म क्यों होती है। सिंस सॉइल हैज़ अ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ 810 जूल पर केजी पर केल्विन, कि हमारे पास जो हीट कैपेसिटी है मिट्टी की, सोल की, वो 810 है। कंपेयर टू वाटर की कितनी है? 4200 है। इट नीड्स मच लेस एनर्जी टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर। अब चूँकि मट्टी की हीट कैपेसिटी 810 है, उसको कम एनर्जी चाहिए अपना टेम्परेचर चेंज करने के लिए। दैट्स वाई बीजीज बिकम हॉट ड्यूरिंग द डे। यही वजह है कि सुबह के वक्त जो कोस्टल एरियाज़ है वहाँ की जो लैंड है वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है। अब ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन सेपरेटली भी पूछा जा सकता है और उसके साथ भी पूछा जा सकता है कि हमारे पास वाटर इज़ यूज्ड एज कूलेंट इन ऑटोमोबाइल इंजन्स। यहाँ पे अब आपकी लोगों की बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हेन अ कार इंजन रन्स, जब भी हमारे पास गाड़ियाँ ज़ाहिर बात है वो चलती रहती हैं, फ्यूल बर्न होता रहता है और हीट जो है ना इंजन्स गर्म होना शुरू हो जाते हैं। हम बाइक्स वगैरह चला कर आते हैं तो देखते हैं बाद में हीट इंजन जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका होता है। फ्यूल बर्न्स होता है, प्रोड्यूसेस हीट, लॉट ऑफ हीट हमारे पास जो प्रोड्यूस होती है। इट दिस हीट इज़ नॉट रिमूव्ड। अगर हम इस हीट को रिमूव ना करें तो क्या हो सकता है? द इंजन बिकम्स टू हीट, इंजन और ज़्यादा गर्म हो सकता है, आग लगने के खतरात भी हो सकते हैं। मेटल पार्ट्स एक्सपैंड, कि हमारे पास ज़ाहिर बात है इंजन जो है वो मेटल से बना होता है और मेटल जो है ना वो टेम्परेचर की वजह से एक्सपैंड कर सकते हैं। द इंजन में बी डैमेज्ड, ये भी हो सकता है कि हमारे पास जो इंजन है वो डैमेज भी हो जाए। अब वाटर हमें क्या करता है? वाटर हेल्प्स टू प्रिवेंट फ्रॉम दीज चैलेंजेस। पानी जो है वो हमें इन तमाम मुश्किलात से निपटने के लिए मदद देता है। अब हम देखते हैं हाउ द कूलिंग सिस्टम वर्क्स, कि बेसिकली हमारे पास जो कूलिंग सिस्टम है वो किस तरीके से वर्क करता है। ये हमारे पास एक डायग्राम है, ठीक है, और हम स्टेप बाय स्टेप इसको डिस्कस करेंगे कूलिंग सिस्टम को। हमने 5 स्टेप्स को मेंशन किया। स्टेप नंबर 1, पहले हम स्टेप देखेंगे फिर मैं आपको डायग्राम से उस चीज़ को भी एक्सप्लेन करूँगा। स्टेप नंबर 1 है वाटर फ्लोज थ्रू वाटर जैकेट्स अराउंड द इंजन सिलेंडर्स एज द इंजन ऑपरेट्स। जब हमारे पास इंजन ऑपरेट हो रहा होता है ना, तब हमारे पास वाटर जो है वो वाटर जैकेट से फ्लो करता है किसकी तरफ? इंजन सिलेंडर्स की तरफ। अब आ जाए वापस कि हमारे पास जो है ना वो वाटर जैकेट्स हैं क्या और पानी बेसिकली आ कहाँ से रहा है। देखिए ये हमारे पास हैं सिलेंडर्स, पिस्टन्स, ठीक है, इन गाड़ी है ना हमारे पास, उसके पिस्टन्स हैं जो मुसलसल काम कर रहे होते हैं, ये हमारे पास जो है ना वो मुसलसल हीट होते हैं। अब ये हमारे पास है रेडिएटर, इस रेडिएटर में पानी फिल किया होता है। अब जो ठंडा पानी होता है ना वो इस पाइप के रास्ते, ये ग्रीन एरो को फॉलो करना है, इस पाइप के रास्ते इन सिलेंडर्स के दरमियान सर्कुलेट होता रहता है। सर्कुलेट होने की वजह से ये पानी हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, ये सारा लिखा हुआ है। हीट मूव्स फ्रॉम द इंजन टू द वाटर, कि इन सिलेंडर से जो गर्म हीट होती है वो पानी में मुंतकिल हो जाती है। बिकॉज वाटर हैज़ अ हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इट कैन एब्जॉर्ब अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विदाउट बिकम वेरी हॉट। ठीक है, इसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से ये नॉर्मली ज़्यादा हीट की जो है ना हीट एनर्जी उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और इंजन जो है ना वो हमारे पास नॉर्मल हो जाता है।
स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 1 में हमने क्या देखा ठंडा पानी आता है सिलेंडर्स के पास, सिलेंडर से वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है बस। अब आगे कहाँ जाता है वो देखते हैं। ए पंप कीप्स द वाटर मूविंग कंटिन्यूसली थ्रू द इंजन, दिस इंश्योर्स, ए पंप जो पंप होता है कीप्स द वाटर मूविंग कंटिन्यूसली थ्रू द इंजन, उसके अंदर पंप लगा होता है जो कि क्या करता है कंटिन्यूसली वाटर को मूव करवा रहा होता है इंजन के अंदर। दिस इंश्योर्स हॉट वाटर लीव्स द इंजन एंड कूलर वाटर एंटर्स। अब ये हमारे पास जो पंप होता है, कहाँ पे ये पंप, ये हमारे पास लगा हुआ है, ये पंप लगा हुआ है। अब ये पंप क्या करता है, इस पंप का काम होता है ठंडे पानी को बार बार सर्कुलेट करवाते रहना, बार बार सर्कुलेट करवाते रहना, और गर्म पानी को इस रास्ते से बाहर निकाल देना। इस रास्ते से गर्म पानी जो है वो बाहर निकल जाता है और ठंडा पानी जो है वो इस रास्ते से इंटर हो जाता है। ये काम किसका है, पंप का। पंप क्या करता है, ठंडे पानी को इंटर होने देता है और गर्म पानी को लीव करने देता है। स्टेप नंबर 3, अब कब पानी एंटर होना है कब पानी लीव होना है, ये काम जो है वो हमारे पास थर्मोस्टेट का है। द थर्मोस्टेट इज़ अ टेम्परेचर कंट्रोल्ड वॉल्व। ये एक वॉल्व की तरह होता है, जो नल होता है ना, टूटी के पानी खुल रहा है, टूटी खुली है तो पानी निकलेगा, टूटी बंद है तो पानी नहीं निकलेगा। तो ये एक वॉल्व की तरह होता है, जब ओपन होगा तो क्या होगा, क्लोज होगा तो क्या होगा। वैन द इंजन इज़ कूल्ड, जब हमारे पास इंजन जो है वो ठंडा होगा ना, थर्मोस्टेट जो है वो स्टेज क्लोज्ड, वो क्लोज होगा, वो बंद होगा। वाटर सर्कुलेट्स ओनली इनसाइड द इंजन, पानी जो है वो सिर्फ इंजन के अंदर ही घूमता रहेगा। दिस अलाउज द इंजन टू वार्म अप क्विकली, ये क्या करेगा, इंजन को पानी को इंजन को अलाउ करेगा कि वो जल्दी जल्दी जो है ना वो हीट अप हो जाए। ठीक है, मीन्स अब सबसे पहले इसको मिटा देते हैं, सबको दोबारा से देखते हैं। ठीक है, ये है हमारे पास, ये है हमारे पास थर्मोस्टेट, ये हमारे पास है थर्मोस्टेट। इसका काम कर क्या होता है, जब हमारे पास इंजन जो है ना वो ठंडा होता है तब ये क्लोज हो जाता है, ये कैप होता है, ये क्लोज हो जाता है, जिसकी वजह से गर्म पानी लीव नहीं करता। मीन्स जब जाहिर बात है इंजन गर्म ही नहीं है इतना, तो वो जो ऑलरेडी पानी है वो इंजन के अंदर ही सर्कुलेट करता रहेगा तब तक जब तक कि हमारे पास इंजन जो है वो गर्म ना हो जाए। जैसे ही इंजन हमारे पास गर्म हो जाएगा, ठीक है, वैन द इंजन बिकम्स हॉट द थर्मोस्टेट ओपन, थर्मोस्टेट ओपन हो जाएगा और हॉट वाटर जो है वो वहाँ से बाहर निकल जाएगा, इंजन से बाहर निकल जाएगा, किसकी तरफ, रेडिएटर की तरफ। हॉट वाटर फ्लोज टू दी रेडिएटर, रेडिएटर की तरफ निकल जाएगा पानी हमारे पास। अब रेडिएटर से आगे क्या होता है, स्टेप नंबर 4, द रेडिएटर हैज़ मैनी थिन मेटल ट्यूब्स एंड फाइन्स, कि हमारे पास जो रेडिएटर होता है उसमें बारीक बारीक सुराख भी होती हैं और बारीक मेटल ट्यूब्स भी होती हैं। एज हॉट वाटर पासिस थ्रू, जैसे ही ठंडा पानी गर्म पानी उसके अंदर इंटर करता है, हीट इज ट्रांसफर टू द मेटल, हीट का कुछ हिस्सा मेटल में ट्रांसफर होता है पहली बात, जिसकी वजह से पानी थोड़ा सा कूलर हो जाता है। अगर वहाँ से बची कुची हीट रह भी जाती है तो ए फैन ब्लोज एयर अक्रॉस द रेडिएटर, तो एक पंखा लगा होता है जो मुसलसल बाहर को हवा फेंक रहा होता है, वो क्या करता है, पानी की जो हीट एनर्जी उसको हवा के थ्रू बाहर निकाल रहा होता है। द मूविंग एयर कैरीज द हीट अवे, और जो हवा चल रही होती है वो क्या करती है, हीट को वापस दूर ले जाती है। एंड द वाटर कूल्स डाउन, और इस तरीके से पानी जो है वो हमारे पास क्या हो जाता है, कूल डाउन हो जाता है। स्टेप नंबर 5, द कूल्ड वाटर फ्लोज बैक इनटू द इंजन टू एब्जॉर्ब मोर हीट, अब वो जो ठंडा पानी हो चुका है वो दोबारा इंजन में एंटर करता है और हीट को दोबारा दोबारा वहाँ से वापस ले जाए। दिस साइकिल रिपीट्स कंटिन्यूसली वाइल द इंजन इज़ रनिंग, यही तरीक़ेकार मुसलसल क्या हो रहा होता है, रिपीट हो रहा होता है जैसे जैसे हमारे पास जो इंजन है वो काम कर रहा होता है। अब मैं मुकम्मल एक दफ़ा डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ कि एक्चुअली में सारा सिस्टम होता क्या। ओके, यहाँ से रेडिएटर से सबसे पहले ठंडा पानी जो है वो सिलेंडर की तरफ जाता है, ये गर्म सिलेंडर्स होते हैं। यहाँ से अगर तो हमारे पास इंजन जो है वो ज़्यादा गर्म नहीं है तो पानी मुसलसल यहीं पे क्या करता रहेगा, सर्कुलेट करता रहेगा, थर्मोस्टेट जो है वो हमारे पास क्लोज रहेगा। लेकिन जैसे ही हमारे पास हीटअप हो जाएगा, थर्मोस्टेट क्या करेगा, ओपन हो जाएगा और यहाँ से गर्म पानी जो है वो रेडिएटर में जाना शुरू कर देगा। अब रेडिएटर में हमारे पास मेटल्स होते हैं, हीट का मैक्सिमम हिस्सा जो है ना वो मेटल्स ही अब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगर वहाँ से रह हीट फिर भी रह जाती है तो जो फ़ैन लगा होता है वो ब्लो करता है, जिससे हवा होती है, और हवा क्या करती है, यहाँ से हीट को बाहर निकाल देती है और जो ठंडी हवा होती है वो एंटर करती है, जिससे हमारे पास पानी जो है वो कूल डाउन हो जाता है, और यही जो पानी कूल हो चुका है ये दोबारा किस में एंटर कर जाता है, इंजन में। इस तरीके से ये साइकिल जो है वो क्या करता रहता है, कंप्लीट
फ्लो करता रहता है। तो ये था हमारे पास वाटर एज ए कूलिंग डिवाइस। अब वाटर को ही हम क्यों यूज़ करते हैं, वाई वाटर इज सूटेबल फॉर इंजन कूलिंग। सबसे पहले ये 4 पॉइंट्स हैं हम वाटर को यूज़ करते हैं। पहली प्रॉपर्टी, वाटर एब्जॉर्ब्स लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। दूसरे जितने भी मटेरियल्स हैं उनकी कंपैरिजन में वाटर सबसे ज़्यादा हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। डज नॉट हीट अप क्विकली, पहली बात ये जल्दी हीट भी नहीं होता और जल्दी हमारे पास जो है ना वो कूल भी नहीं होता। प्रिवेंट्स इंजन फ्रॉम ओवर हीटिंग, ये इंजन को ओवर हीट होने से बचाता है। इज़ इनएक्सपेंसिव एंड वाइडली अवेलेबल, पहली बात ये सस्ता भी है और हर जगह अवेलेबल है। तो ये वो रीजंस हैं जिनकी वजह से हम वाटर को कूलिंग डिवाइस के तौर पर यूज़ करते हैं इन ऑटोमोबाइल्स। उम्मीद है लेक्चर थोड़ा लेंथी हो गया होगा लेकिन आप लोगों को अंडरस्टैंड हो चुका होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मेरे से। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी जो ये सीरीज़ कंटिन्यू ही रहे और आपको इसके नोटिफिकेशन जो है ना वो आप तक पहुंचते रहें। लाइक भी करें, कमेंट करें, और नोट्स के हवाले से मैंने आपको अपडेट्स दे दी हैं। अगर किसी को चाहिए तो वो मुझसे पूछ सकता है। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।